बजट बनाते समय वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये आपको विचार आ गया कि ये बनाना है, ये बना। जब आप बजट बना रहे थे इन संभावनाओं पर क्यों नहीं विचार किया? हालांकि मुख्यमंत्री जी भी जवाब देंगे, जमीन पे लोग खेती कर रहे थे उसको ले लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्ष से बड़े हो। बोलने को आदेश निर्देश हुआ है। निर्देश निवेदन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सप्लीमेंट्री बजट पर सबसे पहले मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मानव संवैधानिक व्यवस्था में सरकार को सप्लीमेंट्री बजट लाने का अधिकार है, लेकिन ये भी सही है कि सप्लीमेंट्री बजट जब बहुत आवश्यक हो तब उसकी आवश्यकता होती है, तब लाया जाता है। अभी आपने मूल बजट पास किया और मूल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी आपका खर्च भी नहीं हुआ, और जिन विषयों पर आप सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा बजट अभी अवशेष है। लेकिन आप फिर उस समय जब बजट बना रहे थे, बजट बनाते समय वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरी प्रदेश की संभावनाओं पर विचार करें और विचार करके फिर बजट को तैयार करें। लेकिन उस समय जब आप बजट बना रहे थे तो सप्लीमेंट्री मदों की जो आवश्यकता थी, मुझे लगता है उस पर आपने विचार नहीं किया। 6 महीने के अंदर ही ये आपको विचार आ गया कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, जिसके लिए आप सप्लीमेंट्री ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने मूल बजट बनाते समय इनकी उपेक्षा की, और इस तरह से सप्लीमेंट्री लाना एक तरह से वित्तीय अनियमितता भी होती है। मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि आपने बहुत निर्धारित कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 बजे बोलना है, तो मैं अपनी बात, आपने कुल बजट जो आपने राजस्व लेखा में लिया, आपने बताया है अनुपूरक आवाह काल जो है 12,209.981 12,209.098 का आपने बजट लिया। इसमें बहुत से विभाग हैं जिसके लिए आप मांगा। मैं उन सब की कहाँ तक एक एक करके व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन ये अच्छा राजस्व लेखे में आपने माना, पूंजी लेखे में भी आपने माना। पूंजी लेखे का बजट तो अच्छा माना जाता है कि उससे पूंजी निर्मित होती है और उससे इनकम की भी होती है, लेकिन राजस्व लेखा से कोई लाभ नहीं होता। आपको कोई वेतन देना है, कहीं मंत्री जी ने वादा कर दिया ये करना है, कहीं कुछ करना है, इस तरह से उसके संभावनाओं पर विचार किए बगैर उसको राजस्व लेखा में रख के राजस्व लेखा का बजट बनाना बहुत लाभदायी नहीं होता है। पूंजी लेखे के बजट का बहुत अच्छा हिस्सा होता है, और उसमें भी आपने इस पूंजी लेखे से आपको क्या क्या काम करना है उसको बिरहद उसमें दिया है, मुझसे दोहराऊंगा नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछली बार 2024 का बजट आपने 7,36,437.7 करोड़ का आपने पास किया। अभी हमारे पास आंकड़ा है, उसमें आपने जो वित्तीय स्वीकृतियां जारी की वो भी पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये था, ये देखिए, आपने आबकारी विभाग मंत्री जी अभी बहुत बोल रहे थे, आपने 497.5 करोड़ का आवंटन किया और उसमें वित्तीय स्वीकृति जारी की 355 करोड़ 43 का, और कुल बजट का खर्च हुआ है 17.75, और पूरे बजट का जो आवंटन है उसका 24.82% खर्च हुआ। बजट तो आपके पास पैसा था ही, आप इसका पुनर्विनियोग भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं सप्लीमेंट्री लेते। अच्छा, बहुत से सप्लीमेंट्री बजट में आपने मांग किया है कि हम इस मद को अपनी बचत से पूरा कर लेंगे। इसमें है, आपने विवरण में जो है उसमें आपने लिखा है हम उसे पूरा बजट कर लेंगे। उद्योग विभाग, भारी और मध्यम उद्योग के लिए आप पैसा मांगे हैं। जब आप बजट बना रहे थे इन संभावनाओं पर क्यों नहीं विचार किया कि ये बातें हैं, ये 5 महीने में आपको नया कहां से ज्ञान उत्पन्न हो गया? इसके लिए भी आपने 21,895.59 रुपए का मूल बजट में प्रावधान किया, और मूल बजट के प्रावधान के बाद उसमें भी 5,610.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां आपने बजट के लिए जारी की। जो आपने बजट जारी की है इनको, उसमें कुल बजट का 19.90 खर्च हुआ। अब पूरे बजट का 77%
77.5। इसी तरह से सबका हम कहाँ तक आपको गिनावें, माने यानी इसके माने कि आपके पास पैसा पहले से मौजूद है और उसके बाद चूंकि आपने इसका आकलन नहीं किया, बनाते समय बजट इतना बड़ा था उसका ध्यान आपने नहीं दिया, इसलिए आपको यह सप्लीमेंट्री लानी पड़ी। ये आपकी वित्तीय अनियमितता है और बजट बनाते समय माननीय मंत्री जी इन संभावनाओं पर विचार किया जाता है। आज एक परिपाटी बन गई, जहां कहीं मंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कोई मंत्री जाता है घोषणा कर देता है। अब घोषणा कर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे तो उसे पूरा करना है। अब बजट में तो व्यवस्था है नहीं, इसलिए आपको उसके लिए भी सप्लीमेंट्री में बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर बजट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप प्रत्येक अनुदान लेंगे जिससे कि आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालकर उसको आप खर्च कर सकें। तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तमाम पैसे आप जो जारी किए थे वो अभी आपके पास अवशेष हैं और वो उसमें अभी खर्च भी नहीं हुआ। मैं एक का जरूर कहना चाहता हूं, इसमें आपने 600 करोड़ रुपया प्रचार के लिए मांगा। 600 करोड़ माने 6 अरब। किस चीज का प्रचार करेंगे? आपने तो अपनी योजनाओं का प्रचार ग्राम पंचायत प्रधान से लेके, सदस्य से लेके, सेक्रेटरी से लेके वीडियो कलेक्टर तक तो गांव-गांव प्रचार कराया। ये 600 रुपया किस प्रचार में नहीं? क्या ये अखबारों के विज्ञापन के लिए है या आपके कार्य योजनाओं के प्रचार के लिए है या जो आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे उसके प्रचार के लिए है? इसके बारे में कोई पूरा विवरण इसमें मैं पाया नहीं। 600 रुपया ये आज प्रचार के लिए 6 अरब रुपया ये विज्ञापन में आप देंगे और विज्ञापन पर दबाव डालेंगे। अखबार वाले हमारी बात सुनेंगे नहीं, आप ही के विज्ञापन नाते आप ही की बात सुनेंगे। इसलिए अपने बातों के प्रचार के लिए आपने ये 600 करोड़ रुपया आपने इसमें रखा। ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार रखें, लेकिन कम से कम जनता के बीच में तो एक संदेश जाए कि 600 करोड़ रुपया प्रचार कहाँ जाए। इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, तमाम विभागों की स्वीकृतियां अभी जारी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पास करते हैं तो आप इस संभावना के पास करते हैं कि हम इतने रुपए 31 मार्च तक जो हमारा अंतिम वर्ष होगा हम खर्च कर लेंगे और वो पैसा आप उसकी व्यवस्था कंसोलिडेटेड फंड से आप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आप जब बजट बनाए और बजट में ये सारी बातें आपने रखी और पिछला बजट जो 22-23 का था, 23-24 का था, उसमें भी जितना रुपए का आपने आवंटन किया उतना भी रुपया आप इकट्ठा नहीं कर पाए और उतना आप खर्च नहीं कर पाए थे। आप पिछला हम उस पर विवरण नहीं देना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री जानते हैं। जितना आपने आंकड़ा बताया था कि इतना हम खर्च करेंगे उतना आपको पैसा ही नहीं मिला, उतना पैसा नहीं मिला, जिसके कारण बहुत सी परियोजनाएं जिसका आप बजट बनाते हैं, जिस परियोजना के लिए आप बजट की व्यवस्था करते हैं, अगर वो व्यवस्था उस परियोजना में पैसे क्या वहां में रह जाती है, अगले बार फिर उसका कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, आपका बजट का 1/4 हिस्सा बढ़ जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्हीं परियोजनाओं को आप चुनें जिसके लिए आप बजट की व्यवस्था कर सकें, अब पूरा बजट का पैसा इकट्ठा करके उसको आप खर्च कर सकें। ये अनियमितता पिछले बार भी हो रही है। मुझे लगता है हम नहीं कह सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान है, तेज है, उतना रुपया इकट्ठा कर लेंगे। अच्छी बात है, जितना आप लाए हैं उतना खर्च करें, इसमें मुझे कुछ कहने की बात नहीं है। आपको जब आप यहाँ बोलेंगे वित्त मंत्री जी, हालांकि मुख्यमंत्री जी भी जवाब देंगे, मैं सर सम्मान आपसे कहना चाहता हूँ, पिछला बजट जो आप बनाए थे उसमें कितना खर्च किए, कितनी योजनाओं पर आपका पूरा पैसा खर्च हुआ, कितने पर नहीं खर्च हुआ, और जो नहीं खर्च हुआ उसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप हमें एक विवरण देंगे। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी परियोजनाएं, उसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सरजू परियोजना है, ये सिंचाई में आता, लेकिन मैं पहले कह देता हूँ, हमारी सरजू परियोजना 1977 के पहले की है और आज तक वो पूरी नहीं हुई। 327 हमें जहाँ तक याद है 327 करोड़ की परियोजना थी,
अब तक इसमें कई हजार 2000 ज्यादा करोड़ रुपया खर्च हो गया। अभी ये परियोजना पूरी नहीं हुई। आपने जमीन एक्वायर कर ली, जमीन पे लोग खेती कर रहे थे, उसको ले लिया। पहले तो मुआवजा भी नहीं मिलता था, मुआवजा इसलिए नहीं मिलता था चकबंदी की कटौती से नहर की जमीन ले जाती थी। अब आप मुआवजा भी दे रहे हैं, मुआवजा भी दे दिए हैं, कटौती से भी जमीन ले लिए। अभी वो नहर खुद ही नहीं। माननीय सिंचाई मंत्री जी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, इसकी आप समीक्षा करें। सारी योजनाएं, चाहे मध्य गंगा परियोजना हो, चाहे ये आपका कन्हार सिंचाई परियोजना हो, चाहे ये आपकी बदायूं सिंचाई परियोजना हो, चाहे ये आरंभ सिंचाई, ये सारी परियोजनाएं पैसे के अभाव में अभी पूरी न। जो पैसा आपको लगाना है, जो केंद्र सरकार को लगाना है, उनसे आपको आग्रह करके लेना चाहिए। परियोजनाएं न पूरी होने के नाते विकास की गति जो आप सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो थम जाती है। जिस लक्ष्य से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जिस परियोजना को आप बनाते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य कमजोर हो जाता है। विकास की गति जिस धर्म से हमारे प्रदेश की चलनी चाहिए, उससे रुक जाती है। दूसरी बात, मैं इसमें बजट के बारे में, अब जैसे आपने बजट का प्रावधान किया, मान्यवर बजट का प्रावधान बेरोजगारी पर भी नहीं किया। हम पुरानी सरकार थी, मैं लेबर मिनिस्टर था, तो मैंने बेरोजगारी का भत्ता का प्रावधान किया था। बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता था बेरोजगारों को, वो हमने, इसमें आपने अगर उसके लिए भी बजट मांगा होता तो मैं आपको धन्यवाद देता कि आप कुछ गरीब बच्चों को या जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो रोजी नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ बेरोजगारी के भत्ते के नाम पर लेते, हम लोग देते थे। हमारी सरकार गई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उस समय भी मैं विधायक था। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार भी नहीं दिया और भत्ता भी नहीं दिया। बेरोजगारों का जो पाते थे बेचारे लड़के, वो भी चला गया। तो मैं आपसे आग्रह करता, इसमें होता तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।